हेलो, मैं सचिन शुक्ला आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस मंत्रा में स्वागत करता हूं। लास्ट एपिसोड में या वीडियो में जो हमने डिटेल डिस्कशन किया था अबाउट प्रॉफिट है लेकिन कैश नहीं है, और उसमें एक पॉइंट ये आया था कि बिल डिस्काउंटिंग एंड इनवॉइस फाइनेंसिंग इज अनदर सोल्यूशन ऑफ वर्किंग कैपिटल प्रेशर। तो हमने ये आपसे बोला था कि हमारा जो अगला वीडियो होगा वो इनवॉइसिंग फाइनेंसिंग और बिल डिस्काउंटिंग पर ही होगा। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। बिल डिस्काउंटिंग होता क्या है, इनवॉइसिंग फाइनेंसिंग क्या होती है, इसको हम किस तरीके से अवेल कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी होती है। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअली पहले जानने की कोशिश ये करते हैं कि बिल डिस्काउंटिंग और इनवॉइसिंग फाइनेंसिंग होती क्या है। बिल डिस्काउंटिंग एंड इनवॉइसिंग फाइनेंसिंग दोनों ऑलमोस्ट सेम है, पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। हमें ऐसा लग सकता है कि ये कौन सी नई चीज़ है, बट इट्स नॉट ए न्यू थिंग्स। अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, ठीक है। तो बिल डिस्काउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है, ये बेस्ड ऑन एक्सेप्टेड बिल होता है। तो ये प्रॉमिस टू पे होता है। इसमें प्रोसेस क्या है इसका, मान लीजिए कि हमने गुड को सोल्ड कर दिया ऑन क्रेडिट पे 30 डेज आफ्टर पेमेंट पे, क्रेडिट पीरियड दे दिया उसे 30 डेज का। कस्टमर जब एक्सेप्ट कर लेता है बिल को, प्रॉमिस टू पे कर देता है, तो उसमें उस बिल को हम बैंक में जमा कर देते हैं और बैंक अपने चार्जेस काट कर उसे पेमेंट कर देता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज ये 10 लाख रुपीस की एक इनवॉइस वैल्यू है। बैंक ने अपने चार्जेस 2.5% काट लिए और उसको इमीडिएटली टोटल पैसे ट्रांसफ़र कर दिए 9,75,000 रुपये, ठीक है। और ऑन ड्यू डेज यानी आफ्टर 30 डेज और मे बी 60 डेज और मे बी 90 डेज जैसे ही पेमेंट टर्म्स हों, ऑन दैट डे कस्टमर जो है पूरा का पूरा पेमेंट बैंक को कर देगा। अब इनवॉइसिंग फाइनेंसिंग में क्या होता है कि प्रोसेस सेम है। यहाँ भी आपने क्रेडिट पे सेल किया, इनवॉइस रेज किया कस्टमर को, ठीक है, और फिर वो इनवॉइस आपने सबमिट कर दिया एनबीएफसी को। एनबीएफसी ने उसको रिव्यू किया, कस्टमर के क्रेडिट स्कोर को चेक किया, उसकी कैपेसिटी को चेक किया, और क्या करता है कि आपके टोटल इनवॉइस का 80 से 90% वो इमीडिएटली फाइनेंस कर देता है। यानी 20 से 10% और मे बी 15% और मे बी 20% वो आपके पैसे को रोक लेता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सेम 10 लाख रुपए की आपकी सेल्स वैल्यू हो गई। यहाँ पे इस एग्जांपल में 85% इमीडिएटली पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी 8,50,000 रुपये आपको ट्रांसफ़र हो गए। तो आपने इमीडिएटली 8,50,000 रुपये आपके अकाउंट में आ गए। तो जो आपका वर्किंग कैपिटल का प्रेशर है वो रिड्यूस हो गया। अदरवाइज ये आपको कम मिलते जब आपके पेमेंट टर्म्स 60 डेज और 90 डेज और 30 डेज को मैच कर जाते। और फिर क्या करता है कि ऑन ड्यू डेट पे जब कस्टमर पेमेंट कर देता है तो बैंक अपने चार्जेस काट करके जो बैलेंस अमाउंट होता है वो आपको ट्रांसफ़र कर देगा। इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि लिक्विडिटी आपकी इम्प्रूव कर गई, आपको कैश तुरंत मिल गया जिससे आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इस पूरे प्रोसेस में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको इमीडिएटली कैश मिल गया, दूसरा आपका जो वर्किंग कैपिटल का गैप था वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। और आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इन्वेस्टिंग वैल्यू का मिल जाता है। और इन जनरल अगर आपका मार्जिन 2 से 3% एक्स्ट्रा वियर कर सकता है कॉस्ट को, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है, ठीक है। ऑलरेडी भी डिस्कस ये इम्प्रूव जो है बिजनेस की लिक्विडिटी को करता है। आप अपना फोकस बिजनेस पे कीजिए, ग्रोथ पे कीजिए, ठीक है। तो अनपेड इनवॉइसेस को कैश में कन्वर्ट करने का ये सबसे स्मार्ट और बेहतरीन तरीका है, जिससे वर्किंग कैपिटल गैप का प्रेशर काफ़ी रिड्यूस करता है। नाउ हाउ बिल डिस्काउंटिंग एंड इनवॉइस फाइनेंसिंग रिड्यूस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सी बिफोर विदाउट फाइनेंसिंग इनवॉइस फाइनेंसिंग, अगेन सेम एग्जांपल, आपने क्रेडिट पे सोल्ड किया,
इनवॉइस रेज किया और कस्टमर ने आपको प्रॉमिस किया कि 90 दिन के बाद वो आपको पेमेंट करेगा, देन यू विल रिसीव कैश आफ्टर 19 days. सो व्हाट हैपन, योर कैश ब्लॉक, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इसका मैं डिस्क्रिप्शन नीचे दे दूंगा, तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं कि कैसे हमारी प्रॉफिट ग्रोथ होने पर भी कैश कम हो सकता है। तो दिस इज द वन ऑफ द रीजन, आपका कैश जो है रिसीवेबल के पास ब्लॉक हो गया। तो इम्पैक्ट क्या होता कि आपकी डेप्टर्स काफ़ी दिखाई पड़ेंगे, आपको एक्स्ट्रा बारोइंग करना पड़ेगा, जिस पे आपको इंटरेस्ट कॉस्ट भी बियर करना पड़ेगा और हमेशा आपके ऊपर कैश फ्लो का प्रेशर रहेगा। इस प्रोसेस में आपको वर्किंग कैपिटल की नीड जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा रहेगी। अब सेम सेल्स को अब हम इनवॉइसिंग फाइनेंसिंग करते हैं। आपने गुड्स सोल्ड किया, इनवॉइस बैंक में सबमिट करी, बैंक ने आपके क्रेडिट स्कोर को देखते हुए, आपकी कैपेबिलिटी को देखते हुए 80 से 90%, 95% समटाइम वो आपको ट्रांसफ़र कर देगा पैसे, और आपने कैश इमीडिएट रिसीव कर लिया। तो हुआ क्या इस पूरे प्रोसेस में, आपके जो डेटर्स होंगे वो लेस होंगे, बारोइंग आपको नहीं करना पड़ेगा, लो इंटरेस्ट कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है, और आपका जो कैश फ्लो होगा वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। तो इसके बेनिफिट क्या हैं कि आपके जो रिसीवेबल हैं वो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। वर्किंग कैपिटल का जो गैप होता है उसका प्रेशर आपको कम होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो डिपेंड करतेगा आपकी क्रेडिट स्कोर वगैरह पे, बट आपके जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो काफ़ी कम होता है और लिक्विडिटी आपकी बढ़ जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम विदाउट फाइनेंसिंग के जाते हैं तो क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। अप्रॉक्स 12 करोड़ की सेल हो गई, 19 डेज की डेटर्स खड़े हुए हैं और डेटर आउटस्टैंडिंग मान लीजिए 3 करोड़ की है, और 85% अब आपने क्या किया, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का प्रेशर ज़्यादा है। अब आपने इसको बिल डिस्काउंटिंग कर लिया, 2 करोड़ 55 लाख, 85% किसका, 3 करोड़ का, 85% 2 करोड़ 55 लाख, और ये रिड्यूस होकर कितना आ गया, 15 से 20 दिन का, ठीक है। तो 45 दिन का ही केवल आपके डेटर्स खड़े रहे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी कम हो गई, कितने से, 2 करोड़ 55 लाख से। तो ये इसका एक बेनिफिट है। अब इनवॉइसिंग फाइनेंसिंग का प्रोसेस क्या होता है, सेल्स हुई, इनवॉइस रेज कर दिया, 60 डेज 90 डेज का जो भी हो वो बैंक में सबमिट कर दिया या एनबीएफसी में सबमिट कर दिया। एक बार आपका क्रेडिट अप्रूवल हो जाता है, ठीक है, तो 80 से 90% आपका पैसा इमीडिएटली रिलीज हो जाता है, और जो बैलेंस अमाउंट होता है जब कस्टमर पे कर देता है, यहाँ पे जब कस्टमर पे कर देता है तब आपको बैलेंस अमाउंट ट्रांसफ़र कर देता है। उसमें बैंक अपने चार्जेस और इंटरेस्ट जो भी उसका बनता है 30 दिन का 60 दिन का वो डिडक्ट करके बैलेंस अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं कि 10 लाख की सेल हुई, 85% आपका टोटल कैश रिलीज हो गया, यानी 8,50,000 रुपये इमीडिएटली आपके अकाउंट में आ गया। तो बैंक के चार्जेस कितने हो गए, 49,560। फॉर जस्ट रफ कैलकुलेशन यहाँ पे देखते हैं कि 10 लाख का सेल हुआ, 85% पैसा आपका आ गया, 1.75% के हिसाब से, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 2 महीने का आपका 35,000 का इंटरेस्ट हो गया। प्रोसेसिंग फीस 0.5%, 5,000, और जो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होते हैं वो 2,000 रुपये। इट्स नॉट ए कंपलसरी कि 2,000 ही हो, ये कोई फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक पे, ठीक है। और इन सारे सर्विसेज पे 18% की जीएसटी लगती है, ठीक है। तो ये आपके टोटल कितने हो गए, 7,560 रुपये जीएसटी, यानी टोटल आपका जो बैंक के चार्जेस हो गए इंक्लूडिंग जीएसटी 49,560। तो जो टोटल बैंक आपको करेगा इस 10 लाख में से अपने खर्चे काट के 9,50,000 रुपये आपको ट्रांसफ़र करेगा। तो उसने क्या किया, 8,50,000 आपको इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर दिए। अब आपको बचता है 1,50,000। तो 1,50,000 में से ये 49,560 का जो अमाउंट है ये डिडक्ट कर लेगा बैंक जब कस्टमर पेमेंट करेगा। तो यानी आपको 1.5 लाख में से मिला कितना, 1,440,000 रुपये। इट मीन्स you will get in this process 9,50,000
440 आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट। ठीक है, वेरी क्लियर। इस प्रोसेस में मतलब ऑलमोस्ट मोटा मोटा अगर 2 से 3% की आपकी कैपेबिलिटी है, एक्स्ट्रा मार्जिन को रिड्यूस करने की स्कोप है, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। रीज़न क्या है कि आपका इस पे वर्किंग कैपिटल का प्रेशर कम होता है। और हमने आपको एक रफ आइडिया दिया है कि टिपिकली बैंकिंग चार्ज क्या चार्ज कर सकते हैं। सो 1.25% से 2.25% पर मंथ। प्रोसेसिंग फीस 0.25% माइनस 0.75%। वन टाइम का है। डॉक्यूमेंटेशन फीस 1000 से 5000। क्रेडिट इंश्योरेंस अगर लेते हैं आप तो 0.10% से 0.30%। तो क्या होता है, प्रोसेसिंग फीस अगर आपकी बैंकिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो ये बैंक नील भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू हाउ यू नेगोशिएट विद बैंक। एंड ये भी बहुत ही नॉमिनल भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि एक इन्वॉइसिंग फाइनेंसिंग कराने के लिए उसका प्रोसेस क्या होता है, कि आप उसमें कितना पैसे ले सकते हैं, कितना आपको मिलेगा, किस टाइप के चार्जेस हो सकते हैं। ठीक है, नाउ अब आपको ये इन्वॉइसिंग फाइनेंसिंग मिली कैसे? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विद द जॉइंट वेंचर ऑफ सिडबी और एनएससी एक कंपनी बनाई, RXIL मीन्स रिसीवेबल एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जितने हमारे माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, MSME जितने भी हैं, अगर उनको इन्वॉइसिंग फाइनेंसिंग लेनी है तो उन्हें RXIL में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो RXIL के अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। M1 एक्सचेंज है, इन्वाइसमेंट है, क्रेडेक्स है, C2FO। बट क्योंकि मैं ये गवर्नमेंट का है तो मैं आपको केवल एक सजेशन ही दे सकता हूँ, बट इट्स नॉट कंपल्सरी टू टेक दिस। यस, सो RXIL में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एक छोटा सा कट दिया है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है, पैन नंबर डालना है, GST नंबर डालना है, ईमेल ID डालना है और मोबाइल नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आप प्रीडेक्स रजिस्ट्रेशन में आपको फॉलो प्रोसेस क्या फॉलो करना है? आपका MSME रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, KYC वेरिफिकेशन जो नॉर्मल KYC होती है, डायरेक्टरशिप या पार्टनरशिप की या प्रोराइटरशिप की। बायर भी ऑनबोर्डिंग होगा। इनवाइस आपको अपलोड करना होगा। बायर उस इनवाइस को एक्सेप्ट करें। बैंक और NBFC बिड करेंगे इसमें। बिड इन द सेंस कि 70 से ज़्यादा बैंक और NBFC इसमें एनरोल हैं। तो जब आपस में बिड करेंगे कि नहीं इस इनवाइस को मैं दूंगा, इसका पेमेंट मैं करूंगा, तो कैसे करेंगे? या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन करेंगे या ऑफर कर देंगे कि डॉक्यूमेंटेशन फीस आपकी 0 कर देते हैं या 0.1% कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आपको विद इन 24 एंड 48 आवर्स में आफ्टर क्रेडिट अप्रेजल यू विल गेट कैश। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि जब इस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, एक तरीके से ये आपका मार्केट प्लेस है कि आपके इन्वाइसिंग को फाइनेंस करने के लिए आपकी बिडिंग हो गई इन्वाइस पे, तो आपके पास एम्पल बैंक एंड NBFC हो गए, जहाँ पे आप जो आपके लिए बेस्ट होगा उस बैंक को आप या NBFC को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? नॉर्मल, बहुत ज़्यादा उसमें है नहीं। आपका एक तो उद्यम का रजिस्ट्रेशन होता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन इज अ काइंड ऑफ आधार कार्ड ऑफ कंपनी और योर बिजनेस। GST रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। पैन कार्ड भी आपको चाहिए। बैंक अकाउंट और एक्टिव बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, अब आप उसके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करेंगे? अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इनके सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। KYC डॉक्यूमेंट्स लगेगा किसका? अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो डायरेक्टर का, पार्टनरशिप है तो पार्टनर का, प्रोप्राइटरशिप है तो एक इंडिविजुअल का KYC डॉक्यूमेंट्स में। KYC डॉक्यूमेंट्स में क्या हो सकता है? उसका इंडिविजुअल पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, और इसके साथ साथ आपको एक कैंसिल चेक भी डिपॉजिट करना पड़ेगा, इसको लोड करना पड़ेगा। ये सारा प्रोसेस जो है डिजिटलाइजेशन के थ्रू होता है, तो इसमें आपको कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं करना है अनलेस और अनटिल कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बैंक की तरफ से ना हो। तो MSME इसमें क्या करेगा? इनवाइस अपलोड करेगा, बायर अप्रूव करेगा, बैंकों में बिडिंग होगी। प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, बैंक आप सेलेक्ट कर लीजिए बैंक, और फिर आप कैश ले लीजिए। कैश का प्रोसेस क्या हो गया? 24 आवर्स से 44 आवर्स में आपको कैश बैंक को देना ही होगा। कुछ बैंक थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, वो क्रेडिट अप्रेजल में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, अदरवाइज
ऐसा कोई है नहीं। तो इसका इम्पैक्ट क्या है, मतलब इट्स अ वेरी गुड, इसे RxIL इज RBI अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म। तो अभी तक इन्होंने 60,000 प्लस MSME, अभी तक 60,000 प्लस MSME रजिस्टर हो चुके हैं। 3,300 प्लस कॉर्पोरेट बायर, अगर आप किसी बड़े कॉर्पोरेट बायर को देते हैं तो वो फैसिलिटीज अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। 70 प्लस से ज़्यादा बैंक और NBFC इसमें रजिस्टर्ड हैं फॉर बिडिंग। तो एक तो इसका सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट क्या है कि फास्ट एक्सेस होता है, कंपैरेटिव बिडिंग होती है, तो आपको कॉस्टिंग रिड्यूस करने में हेल्प होती है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, तो आपका सिक्योर ट्रांसपेरेंट होता है, 100% डिजिटल प्रोसेस है, तो आपको कहीं जाना नहीं है, ठीक है। तो आपका इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो कैश आपको 60 डेज या 90 डेज से मिलना था, वो कैश आपको इमीडिएटली 24 आवर्स टू 48 आवर्स में, मैक्स टू मैक्स 72 आवर्स में ये आपको मिल जाएगा। तो एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी डिस्कस, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं। हु कैन रजिस्टर, मैन्युफैक्चर, MSME, ट्रेडर्स भी जो होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर भी जो हैं, MSME, ग्रोइंग बिजनेस आपका है तो आपको तो ज़्यादा प्रेशर होगा, सबसे ज़्यादा प्रेशर यहीं पे होता है MSME पे और ग्रोइंग बिजनेस में सबसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, इस पर तो ऑफकोर्स हमेशा रहता है। सेम उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, GST रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए, इनवाइस बेस्ड सेल होनी चाहिए। पेपर आपको क्या लग सकते हैं, ये पेपर आपको, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लग सकते हैं, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, बैंक स्टेटमेंट, GST, उद्यम सर्टिफिकेट, KYC डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें। आप पहले TDS में प्लेटफॉर्म पे आप रजिस्टर कीजिए, ट्रेड रिसीवेबल डिजिटल सिस्टम प्लेटफॉर्म पे आप रजिस्टर करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने लोड करेंगे, बैंक अप्रूव करेगा, ठीक है, और फिर आपको कैश मिल जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट डिजिटल रजिस्ट्रेशन है, पेपरलेस प्रोसेस है, और सबसे बड़ी चीज़ है काम यहाँ पे फास्ट होता है। ये आपकी वर्किंग कैपिटल को इम्प्रूव करता है, वर्किंग कैपिटल का जो प्रेशर होता है उस गैप को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑफ कोर्स अगर GST नहीं है तो आप बिजनेस कर ही नहीं सकते, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, नो बिजनेस रजिस्ट्रेशन, नो कमर्शियल इनवाइस, नो बायर रिलेशनशिप, है ही नहीं, इनवाइस ही नहीं होगा तो हाउ यू विल गेट अ इनवाइस इन फाइनेंसिंग, राइट। सो लेट्स वी अंडरस्टूड दिस। सपोज अगर आपने 10 लाख, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक जो है MSME मैन्युफैक्चर है, वो कस्टमर को 60 डेज का क्रेडिट देता है, उसने 10 लाख का एक इनवाइस रेज किया और रॉ मटेरियल को पेमेंट उसे करना है 7 दिन बाद, सैलरी भी ड्यू हो जाएगी 1.5 लाख की, और 3 लाख रुपए पे सप्लायर को पेमेंट करना है, राइट। सर अगर आप विदाउट फाइनेंसिंग में जाते हैं तो 10 लाख की इनवाइस हो गई, पैसा आपको कब मिलेगा, 60 डेज पे कुछ मिला ही नहीं, केवल इनवाइस आप सेल्स की इनवाइस कट गई, बट यू हैव टू पे 4,50,000। सो वर्किंग कैपिटल गैप क्रिएट हो गया कितने से, 4,50,000। व्हाट इज दिस, सैलरी ड्यू एंड सप्लायर पेमेंट, टोटल इज 450। अब पैसा तो आपको देना है, व्हाट यू विल डू, आइदर यू टेक लोन, बिजनेस स्ट्रेस होगा, सैलरी डिले हो सकती है, और सप्लायर का प्रेशर हो गया, करना ही करना है। नाउ कम टू दिस इनवाइस फाइनेंसिंग, इनवाइस वैल्यू इज 10 लाख रुपीज़, फाइनेंसिंग 85%, कैश रिसीव आपने कितना कर लिया, 8,50,000, राइट। प्रोसेसिंग टाइम 24 से 48 आवर्स, तो आपने टाइमली सैलरी पेड कर दी, योर एम्प्लॉई सेटिस्फाइड, सप्लायर को पेड कर दिया, योर सप्लायर सेटिस्फाइड। अगर आप रेगुलर पेमेंट करते हैं, टाइम से पेमेंट करते हैं, तो हो सकता है कि सप्लायर आपको क्रेडिट देना शुरू कर दे और आपको अच्छे रेट भी दे, क्योंकि उसको पेमेंट की टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। तो कोई हडल नहीं होगा, सप्लायर को टाइमली पेमेंट है तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता रहेगा, तो आपके प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं होगी, ठीक है, और कैश का भी प्रेशर कम रहेगा। तो अब यहाँ पे जो हमने फाइनेंसिंग कॉस्ट को उस प्रीवियस स्लाइड में समझा था, 10 लाख की इन्वाइसिंग कर दी, 8,50,000 आपको इमीडिएटली मिल गए, जो हमने प्रोसेस को समझा था, फाइनेंसिंग प्रोसेस को। 60 डेज आपकी गैप हो गया, कस्टमर पेमेंट करेगा, बट आपको यहाँ पे इमीडिएटली बन जाएगा। आपको 17,500 टोटल खर्चे ये आपके हो गए, एक्स्ट्रा जो आपको पेमेंट के एक्सपेंसेस होंगे
towards this invoicing financing will be 29,750. So what you will learn from this? You will get 8,50,000 cash immediately. Your working capital pressure reduce, production not interrupted, और आपका business continue growth हुआ. तो invoicing financing means help MSMEs convert their approval invoice into immediately. सबसे ज़्यादा प्रेशर MSME पर ही होता है वर्किंग कैपिटल का. एक तो मार्जिन कम होती है, दूसरा उनको क्रेडिट में सेल करना पड़ता है मैक्सिमम, तो फंड का सर्कुलर नहीं हो पाता ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड में. बट इनवॉइसिंग फाइनेंसिंग इज नॉट अ न्यू थिंग्स, सिस्टम में है बट उतना पॉपुलर नहीं है. ठीक है, तो दिस विल हेल्प ए लॉट. नाउ व्हाट इज द की टेक अवे? सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. द फास्टर कैश फ्लो within a 24 hours to 48 hours, reduce working capital gap because you will get cash within a 24 and 48 hours. ठीक है, और immediately you will get. तो जो आपका 60 दिन 90 डेज का गैप है या जो क्रेडिट पीरियड है वो कुछ रहा नहीं. ठीक है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, सारा चीज़ डिजिटल के थ्रू है, ऑनलाइन है, तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सेफ मोड है, आरबीआई अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म है, सभी आरबीआई अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म है. तो क्या है इसमें? लिक्विडिटी. वाई चूज इनवॉइस फाइनेंसिंग? लिक्विडिटी, इम्प्रूव कैश फ्लो, यू विल गेट योर फंड विद इन 24 to 48 hours ऑन द कॉस्ट ऑफ 2 or 3% ऑफ टोटल इनवॉइस, मे बी डिपेंड. ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा लोन लेने की, ट्रेडिशनल लोन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको फाइनेंस तभी कराना है जब आपकी रिक्वायरमेंट है. तो अननेसेसरी इंटरेस्ट की कॉस्ट भी आपके ऊपर नहीं है. सपोज अगर आप वर्किंग कैपिटल को मीट कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है वर्किंग कैपिटल का, तब आप क्या कर सकते हो? आप सिंपल सा वर्किंग कैपिटल का गैप है जो है उसको आप अपने फंड से मैनेज कर लीजिए और फिर इसको एक्स्ट्रा कॉस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप 30 दिन या 60 डेज का क्रेडिट दे सकते हैं. ठीक है, देन सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ, आप अपने बिजनेस का वही ग्रोथ दे सकते हो. ठीक है, सो दैट्स ऑल द एक्शन व्हाट यू हैव टू टेक. चेक योर एलिजिबिलिटी वेदर यू कैन रजिस्टर और नॉट. यू मस्ट बी रजिस्टर इफ यू आर एमएसएमई. ठीक है, आपको पता नहीं कब इसकी रिक्वायरमेंट पड़ जाए. सो अपलोड प्रोसेस, गेट बेस्ट बिट्स, जो जहाँ पे कॉस्टिंग है उसको आप ले सकते हैं. रिसीव फंड कर लीजिए आप. योर इनवॉइस हैव ए वैल्यू, डोंट जस्ट वेस्ट, मोनेटाइज देम. सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंसिंग इनवॉइसिंग. अगर इसमें आपको किसी भी तरीके की हेल्प की रिक्वायरमेंट है, वी आर ऑल्सो प्रोवाइड कंसल्टेंसी, जहाँ पे आपको इस तरीके के फंड को रेज करने में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं. और हम एक अपना वर्चुअल CFO सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं. बहुत सारे MSMEs बिजनेस हाउसेज हैं जो एक CFO की कॉस्ट को बियर नहीं कर सकते या उनके लिए एक्स्ट्रा एक कॉस्ट होता है, बट एक ग्रोइंग कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट होती है. तो हम वो सर्विस बहुत ही मिनिमल अमाउंट पे प्रोवाइड करते हैं. यू कैन कॉन्टेक्ट अस. ठीक है, आप कमेंट में डाल दीजिएगा तो विल कनेक्ट यू, नो वरी. ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब, like, comment and share with your business partner.